मदीना की रियासत की बड़ी बार बार बात करता हूँ। एक तो होती है ना, इलेक्शन से पहले लोग वोट लेने के लिए इस्लाम को बेचते हैं, ऐसी बातें करते हैं। मैंने आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले ज़्यादा बात नहीं की, मैंने इलेक्शन के बाद बात की है। उसका मकसद है, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब तक हम उन उसूलों पे नहीं चलेंगे जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत को खड़ा किया, वो हमें कुरान में हुक्म है कि उनकी रास्ते पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। कुरान हमें हुक्म करती है, और वो क्यों करती है? हमारी बेहतरी के लिए। हर चीज़ कुरान में हमारी बेहतरी के लिए। तो जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूँ, उन्होंने एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल को उन अरबों ने जिनकी कोई दुनिया में हैसियत ही नहीं थी दो सुपर पावर्स के सामने, उन्होंने वो मॉडल अपना के दुनिया की इमामत की थी। तो वो जो मॉडल है वो बड़ा ज़रूरी है आपका समझना। बार बार आप सोचते रहें कि हर रोल मॉडल होता है इंसान का। मेरे क्रिकेट में रोल मॉडल मेरे दो फर्स्ट कज़न थे, मैं उनको कॉपी करता था, और फिर जैसे जैसे ऊपर गया तो रोल मॉडल भी बदलते गए। हर वक्त किसी को इंसान फॉलो करता है। पाकिस्तान को मदीना की रियासत के जो असूल थे, जिसने वो लोगों को उठाया था ऊपर, वो बड़ा ज़रूरी है हमें बार बार याद रखना। वो क्या असूल थे? उसके अंदर असूल ये थे कि पहले अदल और इंसाफ था, उसमें रहम था। एक रियासत ने पहली दफ़ा एक फलाई रियासत बनी, जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की, बेवाओं की, माजूरों की, यतीमों की, गरीबों की, बूढ़ों की। पेंशन्स भी मदीना की रियासत में निकली थी पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। बूढ़ों की भी जिम्मेदारी ली, हालांकि पैसा नहीं था, वहाँ एहसास था। और फिर सबसे बड़ी बात कि रूल ऑफ लॉ था, इंसाफ था। और सरकार मदीना ने बहुत बड़ी बात कही थी कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले बर्बाद हुई जिधर दो कानून थे, एक ताकतवर और एक कमज़ोर के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज अपने पाकिस्तान में याद रखें कि जो हम देख रहे हैं VIP जो जेलों के अंदर जो अरबों रुपए की चोरी है, उनको एयर कंडीशन मिल रहा है जेलों में, और जो बेचारा छोटी सी चोरी करता है वो उसके साथ जेलों में जो होता है, सबको हमें पता है कि बेचारों के ऊपर, एक कमज़ोर आदमी के ऊपर जेल में क्या होता है। ये याद रखें कि वो बहुत बड़ी बात थी। और आज जो माशरे आगे निकले हैं, वहाँ तबकाती कानून नहीं है, वहाँ एक ही कानून होता है, ताकतवर कमज़ोर के लिए। अब मदीना की रियासत ने एक और चीज़ थी, और वो थी कि पैसे वाले लोगों से टैक्स लिया जाता था और कमज़ोर खर्च किया जाता था। आज मगरिब में इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। हमारा जो मुल्क आज जिधर खड़ा हुआ है, ये प्लीज़ ये आप सब समझें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। मेरा तो कोई पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मेरा तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा तो जीना मरना इधर है। तो इसलिए मैं जो चीज़ें करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए, वो इस तरह है कि अपने लिए कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके सारा अरबों 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 रुपया बाहर पड़ा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं। उनका और आपका इंटरेस्ट एक नहीं है, उनके मफादात कुछ और है। अगर रुपया पाकिस्तान में नीचे गिरता है तो उनके तो बाहर पैसे पड़े हैं, उनकी तो दौलत बढ़ती जा रही है। यहाँ अगर मैं भी उनकी तरह करूँ कि अच्छा जी, मुल्क में अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो मैं भी कर्जे ले लूँ, मज़ीद और कर्जे लूँ, मुझे क्या फ़िक्र होगी अगर मुल्क का दिवालिया निकल गया, क्योंकि मैं तो बाहर चला जाऊँगा। मेरे अभी भी जो भी इनके रिश्तेदार जिनके ऊपर केसेस हैं, सब बाहर भागे हुए हैं और बड़ी अच्छी तरह रह रहे हैं। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, इसलिए अब मैं आपके सामने पाकिस्तान का सिनारियो रख रहा हूँ, और आपको एक अपनी टीम समझ रहा हूँ कि हमने इकट्ठे निकलना है इसमें से। और इसमें आपका इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इसमें मुश्किल मरहले से निकालेगी। अब ये देखें कि जब कर्जा हमारा गया 6,000 अरब से 30,000 अरब पे 10 सालों में, तो उसका मतलब क्या हुआ?
उसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले 1 साल में हमने सारा टैक्स इकट्ठा किया, आधा चला गया इन कर्जों के ऊपर सूद देने पे। अब खुद सोचे कि पहले वो मुल्क जो सबसे कम टैक्स इकट्ठा करे, जो अभी इसे आसिम ने टैक्स जीडीपी रेशो की बात की थी, सारी दुनिया में सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशो है, तो पहले टैक्स सबसे कम इकट्ठा करे और जो इकट्ठा भी करे आधा चला जाए कर्जों की किस्तें देने पे, ये सूद देने पे, तो मुल्क तो नहीं चल सकता। जिधर आज हम हैं, हम अब आगे ऐसे नहीं चल सकते। अगर किसी का ख्याल है कि जी हम उसी तरह थोड़े से सारे पाकिस्तान में, आप सोचें कि 70% या शब्बर ज़ैदी नहीं है, वो मुझे बता रहे थे कि 70% पाकिस्तान का जो टैक्स है वो मेरे ख्याल में 300 कंपनीज देती हैं 70% टैक्स। जो सर्विस सेक्टर है वो टैक्स ही नहीं, वो 1% टैक्स भी नहीं देता, 20% सर्विस सेक्टर है। हमारा एग्रीकल्चर है, वो जीडीपी पे वो भी 20-25% देता है, वो भी 1% टैक्स देता है। तो मुल्क जो अब आगे, यहाँ से अब हमने आगे चलना है, ये अपने जहन में डाल लें कि जैसे पाकिस्तान को चलाया जा रहा था अब वैसा पाकिस्तान नहीं चल सकता। अभी हमने कोशिश की, ये अभी कर रहे हैं कि सारे टैक्स नेट में लोग आएँ। अब एक बड़ी डिमांड आ रही है कि नहीं जी हमारे से पैसे ले लें, हमारे से फिक्स टैक्स ले लें, लेकिन हमें टैक्स नेट में ना डालें। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को एफबीआर के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग समझते हैं कि एफबीआर एक ऐसा इदारा है जो कि जिससे लोगों को, और ठीक लोग कहते हैं, क्योंकि माजी में जो एफबीआर ने किया है पाकिस्तान में, वो तो खुद पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना ये पिछले से पिछला यानी कि जो 2013 में शौकत तरीन थे, उन्होंने कहा कि एफबीआर के अंदर कुछ 700 अरब रुपए की तो एफबीआर में चोरी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चीज़। अब हमारा काम है एफबीआर को ठीक करना। हमने शब्बर ज़ैदी को बाहर से लेके आए हैं, पूरी आपकी, मैं ये अभी आज कह दूं कि पूरी तरह तैयारी हो रही है एफबीआर की रिफॉर्म्स के अंदर। उसमें ऑटोमेशन आ रही है ताकि लोगों को ना सामने, यानी कि ह्यूमन कांटेक्ट ही ना हो, जो दुनिया में है। हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, उसमें हम ये सब कुछ करने लगे। लेकिन जो ये इस वक्त समझ रहे हैं कि हम, और बड़ी बड़ी मार्केट्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों ने शौकत खानम के लिए बड़ा पैसा दिया हुआ है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि अब कोई भी ये अगर समझता है कि आप प्रेशर डालेंगे, स्ट्राइक करेंगे और मैं पीछे हट जाऊँगा, प्लीज़ ये समझ जाएं, अगर मैं पीछे हटूँगा मैं आपसे, इस कौम से गद्दारी करूँगा, क्योंकि कौम, पैसा ही नहीं है हमारे पास मुल्क चलाने के लिए। आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि अगर आधा टैक्स चला जाता है सूद देने पे, जो कर्जे इन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं, तो मुल्क कैसे चल सकता है? सारे लोग कहते हैं जी अस्पताल ठीक नहीं है, स्कूल नहीं है, अभी आपने यूनिवर्सिटी मांगी, बड़ी सोचें, गुजरांवाला 50 लाख की आबादी में आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, जो क्वालिटी अस्पताल है वो नहीं है। तो जब इसके लिए टैक्स का, इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा किधर से आएगा अगर टैक्स ही नहीं इकट्ठा हो रहा? उसके अलावा ये सूद, अगर हम इस बारी टैक्स नहीं इकट्ठा करते तो ये मज़ीद कर्ज़ों के ऊपर तो सूद देना है, तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं आज सारे अपने जो ताजर बरादरी में लोग ये कहते हैं कि जिस तरह पहले होता रहा है उसी तरह चलता जाए, वैसे नहीं चल सकते। इस पे पहले तो ये आ जाए कि सब ने इंशाल्लाह हमने सबको टैक्स नेट में लेके आना है। उसके बाद ये मेरे से फिर कहे कि हम कैसे आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, कैसे आपके लिए फॉर्म्स बेहतर कर सकते हैं। उसमें मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी से हमारा कांटेक्ट रहेगा। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हुए खुद बिजनेस कम्युनिटी से हैं, मुसलसल शब्बर ज़ैदी वो खुद प्राइवेट सेक्टर से हैं। आपसे कांटेक्ट मुसलसल रहेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जिधर जिधर लोगों को की प्रॉब्लम है, आपके लिए अभी हेल्पलाइन तैयार कर रहे हैं। कोई भी एफबीआर में कोई भी मसला आपको आता है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास अब वो लोग होंगे जो आप देखेंगे
कि मुसलसल आपके मसले हल करते रहेंगे। लेकिन ये मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि सारी कौम बजाय 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। 22 करोड़ लोगों में 15 लाख लोग टैक्स देते हैं। अगर 22 करोड़ लोगों में हम थोड़ा थोड़ा भी लोग टैक्स दें, थोड़ा थोड़ा भी टैक्स दें, तो हमारे पास इतना पैसा आ जाता है कि हम ये कर्जों की दलदल से भी निकल जाते हैं। हम अपने बच्चों को तालीम भी दे सकते हैं, आला तालीम दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, साफ पीने का पानी दे सकते हैं। ये तो पानी का बहुत बड़ा मसला आ रहा है आगे। इसलिए ये इंशाल्लाह आपने सब ने हमारे साथ मिलना है, आपने टीम बनना है। कोई मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि हर किस्म का जो आपका मसला आएगा FBR से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो हम हल करेंगे। जो आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कहा, हमने एक स्पेशली अभी आपके सामने इंशाल्लाह उनका नाम भी अनाउंस करेंगे। कल ही मैंने उनको इंटरव्यू किया है, जिनका बड़ा तजर्बा है अब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं बिज़नेस करने के लिए। मैं आपको सिर्फ ये जो 10 साल में हुआ पाकिस्तान से कर्ज़े, तो मैंने आपको बता दिया। 10 साल पहले पाकिस्तान की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे जो इंटरनेशनल हमारी रेटिंग थी वो 77 थी, 77। 10 सालों में वो 77 से गई है 147, 147। सोचें कि ये जो डिटीरिएशन आई है, ये गवर्नेंस में आई है, इसका कितना नुकसान हुआ है बिजनेस को, जिसकी वजह से हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। सारा खित्ता हमारे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में आगे निकल गया है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, यानी रियल टर्म्स में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नीचे आई हैं। बांग्लादेश आगे निकल गया, हिंदुस्तान सब की आगे निकल गई है। तो ये अब मैं आपको आसिम, आपकी सारी बिज़नेस कम्युनिटी को मैं और कॉमर्स के जो सारे चैम्बर में सबको मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका मैं को ओवरसी कर रहा हूँ। हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए हर किस्म की आसानियाँ पैदा करें, और ये आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे आने वाले दिनों में। तीसरी चीज़, हम स्मगलिंग के ऊपर अब पूरी तरह अब जोर लगा के स्मगलिंग के ऊपर क्रैक डाउन कर रहे हैं। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमने मुलाकात की है। पाकिस्तानी जनरल बाजवा को मैंने दावत दी, वो भी आके बैठे, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर कई जगह फ़ौज है। जिस सतह की स्मगलिंग है, इसने भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुँचाया। हमने अफ़गानिस्तान से बातचीत शुरू कर दी है, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर स्मगलिंग हो रही है, उनसे भी इंशाल्लाह हमारी अब बातचीत आगे चलेगी। जो अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि हम स्मगलिंग को अगर नहीं रोकते तो ये इंडस्ट्री नहीं आगे बढ़ सकती। और बड़े हमने नुकसान देखे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में और एक जो तबका है ताजरों में, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रजिस्टर्ड CNIC कार्ड्स को कह रहे हैं कि हम नहीं रजिस्टर करते। उसका सबसे बड़ा मसला है कि वो स्मगलिंग का माल बेच रहे हैं, और उसकी वजह से वो ये नहीं, खुद तो पैसा बना रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, हम नौकरियां नौजवानों को कैसे देंगे? अगर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, हम कैसे पैसा इतना इकट्ठा करेंगे? ये जो कर्ज़ों के ऊपर सूद वापस करना, जो कर्जा चढ़ा दिए इस मुल्क के ऊपर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। आपने जो बात की एक्सपोर्ट्स की, गुजरावाला की, इंशाल्लाह आपकी अब पूरी मदद करेंगे। बल्कि हमने फैसला किया कि हम एक गोल्डन ट्रायंगल बना रहे हैं, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट ट्रायंगल बना रहे हैं। इसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जिसका सबसे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा इतना होता है, वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, अगर रुकावटें वो पैसे देकर निकल जाते हैं। जो छोटे होती है, जो असल रीढ़ की हड्डी है कौम की, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, वो असल में तबाह होती है। जबकि जो हाल हो पाकिस्तान का, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जाने का मतलब रिश्वत, हर जगह लोग रिश्वत देते हैं, स्लो डाउन करते हैं ताकि उनको पैसा बनाए, तो छोटा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इस सारे इलाके से हम, क्योंकि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है,
एक्सपोर्ट्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो उसके अंदर आप बेफिक्र हो जाएं कि हमने पूरा प्लान बनाया आपकी मदद करने के लिए। मैं सीएम पंजाब से इसकी भी बात करूंगा, मोटरवे की, ताकि आपकी कनेक्शन हो। ये भी इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें कि हम आपको वो भी करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंशाल्लाह ये भी हम सोचते हैं कि हम आपके लिए, गुजरावाला के लिए, मैं हैरान हूँ कि अभी तक आपने कहा कोई अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं बना। तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल, मैंने गुजरावाला कई दफ़ा गया हूँ, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि आपके पास बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है। और जो आपने आज बातें कही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, बिल्कुल ठीक कहा, इसके ऊपर पूरा जोर लगाना। देखें, दो क्राइसिस है पाकिस्तान के। ज़रा एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टैक्स पैसा ही नहीं इकट्ठा होता मुल्क को चलाने के लिए, तो उसके लिए तो इंशाल्लाह पूरी अब हमने 5,500 अरब हमने रुपया इकट्ठा करना है अगले साल के लिए। वो मैं ख़ुद अब शबर जैदी के साथ मिल के FBR की रिफॉर्म्स में भी, और इंशाल्लाह मैं ख़ुद देखूँगा इसको। दूसरी चीज़ है एक्सपोर्ट्स। हमारा दूसरा मसला ये है कि हमारी जो दुनिया को हम चीज़ें बेचते हैं वो बहुत कम है और जो इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो खसारा है, उसके लिए भी अब हम पूरी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने बजट में पूरे इंसेंटिव्स दिए हैं एक्सपोर्टर्स को, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर तरह एक्सपोर्टर्स की हम मदद करेंगे। रज़ाक दाऊद से मेरी पूरी डिस्कशन है, ये अभी आपके साथ बैठ जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी आपके मसले आते रहेंगे इंडस्ट्री के, आपके जो भी मसले आते रहेंगे, वो हमारा काम है, हमारी इकोनॉमिक टीम का काम है कि आपके मसले हल करें। हमारा काम यह है कि हम फैसिलिटेट करें, आपको हर तरह आपकी मदद करें इंडस्ट्री को उठाने के लिए। जो आज से जो 60s के अंदर जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी और पाकिस्तान तेज़ी से सारे खित्ते में आगे बढ़ा था, गवर्नमेंट ने पूरी मदद की थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उठाने के लिए। उसके बाद कभी भी वो वक्त नहीं आया जब नेशनलाइजेशन 70s की शुरू हुई, उसके बाद कभी भी हमने अपनी इंडस्ट्री को इस तरह उठाने की कोशिश नहीं की जो इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उठाएगी। मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ, और मैं यहाँ बड़े अभी मैंने लोगों को मिला हूँ जिन्होंने शौकत खानम के लिए मुझे बड़े मुश्किल वक्तों के अंदर सपोर्ट किया था। मैं आज उनका भी ख़ास शुक्रगुजार हूँ।